नमस्कार। भारत का संविधान ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का कह सकते हैं मास्टर प्लान है। एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो 1 अरब से ज्यादा लोगों के अधिकार, उनके कर्तव्य और उनके भविष्य की पूरी रूपरेखा तैयार करता है। सोचिए जरा, 1 अरब से भी ज्यादा लोगों के लिए नियम बनाना कैसे होगा? ये सवाल ही कितना बड़ा है ना? खैर, इसका जवाब हमारे संविधान के पन्नों में ही छुपा है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा दस्तावेज है, लेकिन इसके कुछ अनुच्छेद, कुछ आर्टिकल्स इसकी असली आत्मा है। तो आज हम उन्हीं खास अनुच्छेदों की गहराई में उतरेंगे। तो हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम देखेंगे कि ये दस्तावेज राष्ट्र को परिभाषित कैसे करता है। फिर बात करेंगे सबसे जरूरी, यानी हमारे मौलिक अधिकारों की। इसके बाद राज्य के लिए क्या विजन रखा गया है वो समझेंगे। और हाँ, सरकार का इंजन मतलब पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। आखिर में हम कुछ विशेष शक्तियों और सबसे दिलचस्प संविधान के खुद को बदलने की क्षमता पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए इस ब्लूप्रिंट की पहली परत खोलते हैं। देखिए, किसी भी इमारत या नक्शे का पहला काम क्या होता है? उसकी बाउंड्री तय करना, है ना? हमारा संविधान भी ठीक यहीं से शुरू होता है। सबसे पहले देश की भौगोलिक और कानूनी सीमाओं को तय करने से। अब ये 2 आर्टिकल्स, अनुच्छेद 2 और 3, दोनों ही राज्यों से जुड़े हैं, पर इनमें एक बड़ा बारीक सा फर्क है। अनुच्छेद 2 पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि वो किसी बाहरी मतलब एक्सटर्नल इलाके को भारत में शामिल कर ले, जैसे 1975 में सिक्किम को भारत का हिस्सा बनाया गया था। वहीं दूसरी तरफ अनुच्छेद 3 देश के अंदर की बात करता है। ये पार्लियामेंट को देश के भीतर ही राज्यों की सीमाएं बदलने, उनके नाम बदलने या फिर किसी राज्य में से नया राज्य बनाने का अधिकार देता है। ठीक है, तो देश की सीमाएं तो तय हो गईं, पर अब सवाल यह है कि इन सीमाओं के अंदर रहने वाले लोग कौन हैं, उनकी पहचान क्या है। यहीं पर आता है अनुच्छेद 11। ये साफ साफ कहता है कि नागरिकता यानी सिटीजनशिप को लेकर कोई भी कानून बनाने का आखिरी अधिकार सिर्फ और सिर्फ भारत की संसद के पास है, किसी और के पास नहीं। चलिए, अब आते हैं संविधान के उस हिस्से पर जिसे पूरे लोकतांत्रिक ढांचे की नींव कहा जा सकता है, हमारे मौलिक अधिकार। ये वो मजबूत स्तंभ हैं जिन पर हर नागरिक की आज़ादी और सम्मान की इमारत खड़ी है। ये वो अधिकार हैं जिन पर कोई समझौता हो ही नहीं सकता। और इन स्तंभों में सबसे पहला और सबसे जरूरी है समानता का स्तंभ। अनुच्छेद 14 ये गारंटी देता है कि कानून की नजर में हर व्यक्ति बराबर है, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, चाहे उसका बैकग्राउंड कुछ भी हो। हमारा संविधान सिर्फ अधिकार देकर रुक नहीं जाता, ये समाज को सुधारने का एक बहुत ताकतवर टूल भी है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है अनुच्छेद 17। ये अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी जैसी एक बहुत बड़ी सामाजिक बुराई को किसी भी रूप में पूरी तरह से खत्म करता है, उसे गैर कानूनी बनाता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 21 की, जिसे कई लोग भारतीय संविधान का सबसे अहम आर्टिकल मानते हैं। ये जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण की बात करता है। मतलब कानून की स्थापित प्रक्रिया के बिना किसी भी व्यक्ति से उसकी जिंदगी या उसकी आज़ादी नहीं छीनी जा सकती। ये किसी भी आज़ाद समाज की कह लीजिए बुनियाद है। और एक दिलचस्प बात, ये आर्टिकल यानी 21A हमेशा से संविधान में नहीं था, इसे बाद में जोड़ा गया। और ये दिखाता है कि हमारा संविधान वक्त के साथ खुद को कैसे बेहतर बनाता है, कैसे विकसित होता है। इस एक संशोधन ने शिक्षा को हर बच्चे का मौलिक अधिकार बना दिया और करोड़ों बच्चों के भविष्य को एक नई दिशा दी। अच्छा, अधिकार तो मिल गए, लेकिन एक मिनट, अधिकार तो सिर्फ कागज पर लिखे शब्द हैं, अगर उन्हें बचाने का कोई तरीका ना हो, है ना? तो सवाल ये है कि अगर इन अधिकारों को कोई छीनने की कोशिश करे तो क्या होगा? इन्हें प्रोटेक्ट कैसे किया जाएगा? संविधान के पास इसका भी एक बहुत मजबूत जवाब है, और वो जवाब है अनुच्छेद 32। इसे खुद डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का दिल और आत्मा कहा था। और क्यों कहा था? क्योंकि यही वो आर्टिकल है जो बाकी सभी फंडामेंटल राइट्स को असली ताकत देता है। ये हर नागरिक को एक तरह की सीधी लाइन देता है, सीधे सुप्रीम कोर्ट तक। अगर किसी के भी मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो सीधा देश की सबसे बड़ी अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। ये सबसे बड़ा, सबसे मजबूत सुरक्षा कवच है। तो अभी तक हमने देखा कि मौलिक अधिकार सरकार या स्टेट को क्या करने से रोकते हैं, एक तरह की नेगेटिव गाइडलाइंस। अब बात करते हैं कि संविधान सरकार को क्या करने के लिए प्रोत्साहित करता है।
मतलब पॉजिटिव गाइडलाइंस। ये वो सिद्धांत हैं जो बताते हैं कि एक अच्छी सरकार को कैसा होना चाहिए। इन्हें कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, या शॉर्ट में कहें तो DPSP। अब यहाँ एक खास बात है, आप इन्हें लेकर कोर्ट नहीं जा सकते। ये फंडामेंटल राइट्स की तरह सीधे लागू नहीं होते, लेकिन ये सरकार के लिए एक नैतिक कंपास की तरह हैं, एक गाइड बुक जो बताती है कि देश के लिए कानून बनाते वक्त किन बातों का ध्यान रखना है। जैसे अनुच्छेद 40 कहता है कि गांव में पंचायतें बनाओ ताकि लोकतंत्र जमीन तक पहुंचे, या अनुच्छेद 50 जो कहता है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखो ताकि इंसाफ पर कोई असर ना पड़े। तो ठीक है, नियम बन गए, सिद्धांत भी तय हो गए, लेकिन इस पूरी गाड़ी को चलाएगा कौन? असल में इन्हें लागू कौन करेगा? तो चलिए अब सरकार के उस इंजन रूम में चलते हैं और देखते हैं कि ये पूरी मशीनरी, ये पूरी शक्ति काम कैसे करती है। यहाँ हमें देखने को मिलता है शक्तियों का बंटवारा, जिसे सेपरेशन ऑफ पावर्स कहते हैं। सिस्टम के 3 बड़े स्तंभ हैं। पहला विधायिका यानी पार्लियामेंट, जिसका काम है कानून बनाना। दूसरा कार्यपालिका यानी सरकार, जो उन कानूनों को लागू करती है। और तीसरा न्यायपालिका यानी कोर्ट्स, जो उन कानूनों का सही मतलब समझाती है। ये तीनों एक दूसरे पर नजर रखते हैं, जिससे एक बैलेंस बना रहता है और कोई भी एक हिस्सा हद से ज्यादा ताकतवर नहीं बन पाता। और जब हम संसद की बात करते हैं तो अक्सर लोगों को लगता है कि इसका मतलब सिर्फ लोकसभा है, लेकिन अनुच्छेद 79 बताता है कि ऐसा नहीं है। भारत की संसद असल में 3 हिस्सों से मिलकर बनती है: राष्ट्रपति, राज्यसभा जिसे ऊपरी सदन कहते हैं, और लोकसभा यानी निचला सदन। जब तक कोई बिल इन तीनों से पास न हो, वो कानून नहीं बन सकता। देखिए, कोई भी अच्छा प्लान हमेशा एक प्लान बी के साथ आता है ना? मुश्किल वक्त के लिए, खास हालात के लिए। हमारा संविधान भी इस मामले में बहुत दूर की सोचता है। इसमें कुछ खास शक्तियों और प्रावधानों का जिक्र है जो सिर्फ असाधारण परिस्थितियों के लिए हैं। संविधान में मुख्य रूप से 3 तरह की इमरजेंसी यानी आपातकालीन स्थितियों का जिक्र किया गया है। ये 3 तरह की इमरजेंसी हैं। पहली है राष्ट्रीय आपातकाल, आर्टिकल 352 के तहत, जो जंग या बाहरी हमले जैसे बड़े खतरों के वक्त लगाई जाती है। दूसरी है राज्य आपातकाल, आर्टिकल 356, जिसे हम आम भाषा में राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं। ये तब लगती है जब किसी राज्य की सरकार संविधान के हिसाब से काम नहीं कर पा रही हो। और तीसरी है वित्तीय आपातकाल, आर्टिकल 360, जो तब लगाई जा सकती है जब देश की आर्थिक हालत बहुत ज़्यादा खराब हो। अब एक और खास शक्ति की बात करते हैं जो सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा के पास है। ये है अनुच्छेद 312 के तहत मिली शक्ति। इसके मुताबिक अगर देश में कोई नई ऑल इंडिया सर्विस जैसे IAS या IPS बनानी हो तो इसकी शुरुआत करने का अधिकार सिर्फ राज्यसभा के पास है। और इन्हीं सर्विसेज को देश का स्टील फ्रेम यानी प्रशासनिक ढांचा कहा जाता है, जो पूरे देश को एक साथ जोड़कर रखता है। और अब आते हैं सबसे आखिरी लेकिन शायद सबसे जरूरी पहलू पर। भारत का संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं है जिसे बदला ना जा सके। नहीं, ये एक जिंदा दस्तावेज है, एक लिविंग डॉक्यूमेंट, जिसे ऐसा बनाया गया है कि वो समय के साथ बदल सके, खुद को बेहतर बना सके। और ये बदलने की ताकत कहाँ से आती है? ये आती है अनुच्छेद 368 से। यही वो आर्टिकल है जो हमारी संसद को संविधान में संशोधन यानी अमेंडमेंट करने की प्रक्रिया और शक्ति देता है। इसी की वजह से हमारा संविधान आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना दशकों पहले था। ये देश की बदलती जरूरतों के हिसाब से खुद को ढाल सकता है। तो आखिर में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। अगर एक संविधान बदल सकता है तो फिर क्या है जो इसके मूल सिद्धांतों को हमेशा के लिए मजबूत बनाए रखता है? वो कौन सी चीज है जो समानता, स्वतंत्रता और न्याय जैसे विचारों को कभी बदलने नहीं देती? शायद इसका जवाब संविधान की लिखी हुई लाइनों में नहीं, बल्कि उसकी उस आत्मा में है जो हर पीढ़ी को इसकी रक्षा करने के लिए प्रेरित करती है।